नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ किशोर नाने हैं, मोतीलाल ओसवाल से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कुछ अहम खबरें बता देते हैं जिनका आज काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा पूरे ही कमोडिटी मार्केट पर। आज यूएस में सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं और बाजार का अनुमान है कि 8.8% रह सकता है। जिस तरह से महंगाई चिंता है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का नज़र अब महंगाई पर है, फोकस पूरी तरह से महंगाई कम करने पर है। ग्रोथ अब बैक सीट पर चला गया है। महंगाई और मंदी से हेजिंग के लिए डॉलर की मांग अब बढ़ गई है, सोने चांदी की मांग घट गई है। डॉलर इंडेक्स कल हमने देखा है 108.56 के लेवल तक चला गया, अभी भी 108 के ऊपर डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। सेंट्रल बैंक के सख्त रुख से लगातार हम सोने चांदी पर दबाव देख रहे हैं। चीन के कई शहरों में अब लॉकडाउन दोबारा से नए सिरे से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और लग रहा है कि करीब करीब 30 मिलियन लोगों पर इस पाबंदियों का असर होगा, यानी वहाँ से ग्रोथ डिमांड सब घटने वाली है। अब इस चिंता में अब क्रूड टूट रहा है, $100 के नीचे आ गया है। यूरोप के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद ही कमज़ोर है। वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। जिस तरह से नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है रूस से जर्मनी में गैस सप्लाई के लिए, वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। रसिया दूसरी तरफ धमकी दे रहा है कि अगर वो परमानेंटली भी इस पाइपलाइन को बंद कर सकते हैं। तमाम ऐसी चिंता ग्लोबली है। कॉपर जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर पूरे ही बेस मेटल्स में, वहाँ पर लगातार गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स कॉपर की अगर बात करें तो 625 के नीचे आ गया है। एलएमई पे 18 महीने से ज़्यादा के निचले स्तरों पर है। एल्युमिनियम 1 साल से ज़्यादा के निचले स्तरों पर पहुँच चुका है। और अब एक खबर यह आ रही कि एलएमई पर एशियन आवर्स में निकल में ट्रेडिंग जल्द शुरू हो सकती है। लेकिन एग्री मार्केट की अगर बात करें तो 2022 में रूस का उत्पादन तेजी से, गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और जो ओवरऑल जो गलत है, ओवर सप्लाई की स्थिति वहां पर गेहूं की बन सकती है, क्योंकि इस बार वॉर की वजह से बहुत सारे कंट्री में वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था। और पाम तेल को लेकर एक अच्छी खबर है भारत के लिहाज से, क्योंकि हम बड़े इंपोर्टर है खाने के तेल को। तो पाम तेल का स्टॉक मलेशिया में 7 महीने के सबसे ऊपरी स्तरों पर हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तो वहां से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और उससे मलेशिया से डिमांड कम हो रही है। तो तमाम ऐसी खबरें पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कच्चे तेल को लेकर, जहां पर $100 के अहम स्तर को कल ब्रेंट क्रूड ने तोड़ दिया, उसके नीचे आ गया है। कल करीब करीब 6 से 7% तक की गिरावट हमने कच्चे तेल की कीमतों में देखी और महीने भर में 17% तक दाम नीचे आ चुके हैं। वरना जी क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से और कितनी गिरावट आपको और दिख रही है? विश्वमोहन जी, यहाँ पे 2-3 फिगर्स जो है वो बेयरिश है। यहाँ पे एक तो जून जुलाई का जो महीना होता है वो स्लगिश होता है यहाँ पे मानसून सीजन की वजह से, और डॉलर इंडेक्स जो 108 से ऊपर है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत चांसेस है यहाँ पे कि 26-27 को जो मीटिंग है उससे पहले एक बार 109-109.50 की तरफ भी ये जा सकता है। तो दबाव रहेगा कमोडिटीज काउंटर पे। साथ में बेयरिश न्यूज है यहाँ पे इकोनॉमी के फ्रंट से भी और खासकर चाइना की तरफ से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे 7600 का होगा एमसीएक्स में। अगर इंट्राडे के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है इंट्राडे में भी एक सेलिंग ट्रिगर जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है और फिर से हम डॉलर इंडेक्स उछाल आता हुआ देख सकते हैं इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल करना चाहिए 7640 के करीब और 7560 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7690 का होगा। और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हम जाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टू मिड टर्म जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एमसीएक्स क्रूड 7100 से 7200 का जो लेवल है वहां पे एक बेस बना सकता है। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से आप कितनी गिरावट और देख रहे हैं, या आपको लगता है अब यहाँ से वापस से खरीदारी बढ़ेगी 100 के नीचे? दो चीजें, रिसेशन फियर्स और जो जाएगा और जो चाइनीज कोविड नंबर्स और लॉकडाउन। ओके, ये आपके सर आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत है, वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल दिव्या आपसे होगा, आपको क्या लग रहा है क्रूड का आउटलुक आपकी तरफ से क्या है? गुड मॉर्निंग। क्रूड ऑयल की बात करूं तो अभी जो अप्रैल लो पे है, सेंटिमेंट जो है नेगेटिव है। उसके जो 3 कारण है, एक तो यूएस प्रेसिडेंट जो है, जैसे हमें पता है कि वो ये वीक सऊदी अरेबिया के दौरे पे है, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेंगे, तो उसके वजह से पहले ही हमें एक बिकवाली देखने मिली। साथ ही साथ अगर मैं आईएमएफ की बात करूँ तो उसने यूएस का जो 2022 का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कट किया 2.3% पे। साथ ही साथ चाइना का भी जो फोरकास्ट है वो भी कट हुआ है।
तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो कम ही रहने वाला है आगे चल के भी। और कल जो ओपेक का जो रिपोर्ट आया वहाँ पे उन्होंने बोला कि 2023 में डिमांड बढ़ेगा, पर उसका जो स्पीड होगा, पेस होगा, 2022 से कम होगा। और 2020 का जो ना आउटलुक है वो कम ही रखा हुआ है, अनचेंज रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटलुक जो है क्रूड ऑयल का वो सेल ऑन राइस का ही रहेगा। अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो 7,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर प्राइसेस वहाँ पे ब्रेक करता है तो 7,500 तक गिर सकता है, और साथ ही साथ और स्टॉप लॉस हम 7,650 का ऊपर में लगा सकते हैं। हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी है। सर, क्या लग रहा है $100 के नीचे क्या ब्रेंट टिका रहेगा या वापस से 100 के ऊपर पहुंच जाएगा? टिका रहना तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है उसके तीन बड़े कारण है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं पश्चिम की दुनिया में ये थोड़ा सा यकीन बनने लगा है कि भाई मंदी आने वाली है यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो वो मंदी का मतलब ये हुआ कि डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा तेल का, और कुल मिलाकर के विकास जो है वो प्रभावित होगा। दूसरा, चीन में कई जगह नई कर्फ्यू लग गए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट में वो सेंटीमेंट हो। तीसरा ये है कि जो कुल मिलाकर के एक अनसर्टेनिटी वो बनी हुई है यूक्रेन को लेकर के वगैरह वगैरह, ये तीन कारण है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन जो द्वंद्व जो वो ये आता है कि दूसरी तरफ अगर डिमांड सप्लाई फंडामेंटल देख रहे हैं और उनकी फिगर्स को भी आप देख रहे हैं तो सप्लाई साइड में मुश्किलें हैं। तो रूस की तरफ से तेल कम होगा 3 बिलियन बैरल, बाकी जगह से कोई दिखता नहीं कहीं आएगा। और जबकि सारे प्रोजेक्शंस ये हैं कि शायद आने वाले समय में जो है जो मंदी की बात है वो हो सकता है शैलो रिसेशन आ जाए, लेकिन रिसेशन नहीं आएगा। तो ये इस समय आज की तारीख में जो रेट कम हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि बाजार इसको समझ नहीं पा रहा है, और कुल मिलाकर के कुछ इसलिए पैनिक बटन थोड़ा सा हल्का सा दबाया है, मार्केट में एंग्जाइटी है, उसकी वजह से कीमत नीचे गई है। और दूसरी, अमरीकी राष्ट्रपति लगे हुए हैं, अमरीकी सरकार लगी हुई है कि तेल की कीमत नीचे आए, किसी तरीके से सऊदी अरब अपना उत्पादन बढ़ाए। अगर अब प्रश्न ये उठता है क्या सऊदी अरब वास्तव में उत्पादन बढ़ा सकता है, कई लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी है, एक थोड़ा सा जो है धुंध है, उसकी वजह से ये कीमतें नीचे जा रही हैं। लेकिन मेरा मानना है डिमांड सप्लाई फंडामेंटल सबसे स्ट्रांग होते हैं, और जियोपॉलिटिक्स, ये दो बड़े फैक्टर हैं। उन दोनों पे कोई वजह नहीं बनती है कि तेल बहुत सस्ता हो जाए। तो जैसे मेरा भी ये मानना है कि अभी भी 95 से लेकर के $95 पर बैरल और $115 पर बैरल ब्रेंट जो है इसके आसपास घूमना चाहिए। हो सकता है बीच में 90 हो जाए, 85 भी हो जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। एवरेज जो है वो 95 और 115 के बीच में रहना चाहिए, जिस तरह के हालात। 95 से 115 का दायरा रहेगा। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, बाइडन जी के दौरे से क्या उम्मीद करनी चाहिए वहाँ पर? क्या ओपेक पर दबाव बना सकते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, और क्या इतना रूम बचा है उनके पास सऊदी या यूएई के पास कि उत्पादन और ज़्यादा बढ़ा पाए वो? मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और यूएई और कुछ हद तक इराक, इन तीनों के पास स्विंग कैपेसिटी है, और अगर ये स्विंग कैपेसिटी जो है ये इसका प्रयोग करते हैं तो बाजार के अंदर कम से कम 1.5 मिलियन बैरल्स, एकदम तो नहीं लेकिन आने वाले महीनों में, जाड़े के महीने में ये इतना मार्केट में और ऑयल लेकर के आ सकते हैं। जो रशिया का डेफिसिट होगा उसकी लगभग 50% भरपाई इस तरीके से हो पाएगी। अब क्या वो मान पाएंगे, क्या सऊदी अरब खासतौर से मानेगा? अमरीकी राष्ट्रपति जब कोई बात कहते हैं किसी के लिए, उसे सऊदी अरब के लिए इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि सऊदी अरब ने अपनी मांग टेबल पर रख दी है कि भाई हमको ये चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं। क्या वो बात मानने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति तैयार हैं? अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमरीकी राष्ट्रपति इस एजेंडा से जा रहे हैं कि हर हालत में तेल को सस्ता कराना है, या कम से कम और महंगा होने से रोकना है। अगर और महंगा होने से भी रोक पाते हैं तो मैं मानूंगा कि उनकी सफलता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा मार्केट का आउटलुक समझाया। किशोर जी, सर आपसे भी मैं समझना चाह रहा था कि $100 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आपको लग रहा है कि टिक पाएगा? अभी तनेजा जी से बात हो रही, उनका कहना है कि 95 से $115 का एक रेंज रहेगा, यहाँ से बहुत गिरावट नहीं आएगी क्रूड में। जिस तरह की डिमांड है, ग्लोबल रिकवरी धीरे धीरे ज़रूर लौटेगी। तो आपका अनुमान क्या है यहाँ से क्रूड में? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। आई थिंक मैं भी एक्चुअली तनय से ज़्यादा अग्री करूंगा। यहाँ पे दो चीज़ें, एक है जो शॉर्ट टर्म में जो डिमांड स्लो डाउन का जो है, स्पेशली लॉकडाउन्स को लेकर जो चाइना का जो स्लो डाउन है खास करके, ये थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। सेकंड इज दैट इंटरवेंशन कि जो यूएस गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्राइसेस को थोड़ा सा कूल ऑफ कर दें,
एंड ऑल्सो सम ऑफ द कंट्रीज जो अभी भी मतलब रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर पा रहे हैं, जो भी लोकल करेंसी उनका जो डोमेस्टिक करेंसीज में या रूबल्स में, तो वो कहीं ना कहीं इसको प्रेशराइज कर रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है और काफी टाइट है और स्पेयर कैपेसिटी काफी कम है। तो मेरे हिसाब से अगर $3-4 या मे बी मैक्सिमम आई थिंक $5-1 का डाउनसाइड हो सकता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म। बट वहां से ज्यादा मैं डाउनसाइड देख नहीं रहा हूँ। प्रोबेबली अगर इंट्राडे और 1-2 दिन के लिए है तो 75-50 के आसपास तक आ सकता है। बट वो लेवल्स मुझे बाय लेवल्स ज्यादा लगता है 96-97 के आसपास तक जो है ना, वो लेवल्स मुझे खरीदारी का लेवल्स लगता है rather than बिकवाली का। चलिए, आज एक अहम आंकड़े भी आने वाले यूएस सीपीआई के। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है, क्या इससे मेटल का मार्केट डरा हुआ है, बुलियन मार्केट डरा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल बैंकों का फोकस पूरी तरह से महंगाई पर है और महंगाई पर फोकस रहेगा तो दरें ऊपर जाएंगी, डॉलर मजबूत होगा और बाकी करेंसी कमजोर होगी, ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और उसका ही असर हम पूरे ही बेस मेटल्स पर देख रहे हैं। यहाँ से और कितनी गिरावट की आशंका आपको लग रही है बेस मेटल्स के मार्केट में? सी आई थिंक जहां तक महंगाई के जो आंकड़ा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्केट कंसेंसस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जुलाई में 1% के करीब कई तक मार्केट 99% जो डिस्काउंट किया है वो 75 बिप्स का रेट हाइक को डिस्काउंट किया है। मेरे हिसाब से आई थिंक 1% के आसपास का रेट हाइक, 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा यूएस में। तो अगेन मार्केट्स 6 महीने आगे या साल भर का आगे का प्रोजेक्शंस के साथ चलता है, जो हालांकि आज का मार्केट, आज का जो आंकड़े हैं उसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट में एक जो बदलाव है वो जो देख रहे हैं कि 2023 के मिड 2023 तक इन्फ्लेशन पीक के नीचे आना शुरू करेगा। आई थिंक वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट होना शुरू हुआ है और रेट्स, यूएस रेट्स 3.5-4% के आसपास जाकर पीक आउट हो जाएगा। तो आई थिंक जो फ्रंट लोडिंग ऑफ द रेट्स जो बोलते हैं कि बहुत ही स्पीड और बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा रेट हाइक्स करके पहले ही जो फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो कोशिश कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने को देखने के लिए मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर गोल्ड और बुलियन मार्केट के ऊपर अगर उसका असर अगर देखेंगे, बिकॉज रेट हाइक बड़ा आने वाला है, शॉर्ट टर्म में इसमें मंदी कंटिन्यू रह सकता है। इंडियन मार्केट में देखेंगे तो 50,400 50,500 तक आपको डाउनसाइड दिखेगा इंट्राडे में। एनीवेयर क्लोज टू मतलब 50,600 650 के आसपास इसमें मैं बिकवाली का राय दूंगा। ओके। कॉपर, पिछले हफ्ते सभी जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे थे। वंदना जी, आपका भी सेल कॉल ही था और काफी गिर भी गया। धर्मेश जी तो पहले से ही 620 तक का टारगेट दे चुके थे और उसके आसपास आ गया है। यहाँ से क्या करना चाहिए कॉपर में और कितनी गिरावट आप देख रही हैं वंदना जी? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर अभी फिलहाल दबाव में रहेगा और जो भी यहाँ पे इन्फ्लेशन फिगर्स हैं ये कंसर्न रखते हैं और जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं रिसेंट में, एग्रेसिव जो हुए हैं, ये रिफ्लेक्ट होने में एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 1 क्वार्टर का समय लगेगा इन्फ्लेशन में। तो निश्चित तौर पर रेट बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे विश्वमोहन जी, कॉपर का देखें तो जो 2022 का जो सप्लाई साइड है ये 4% बढ़ रहा है, जो डिमांड है वो 2% बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देखिए एक सरप्लस में आ रहा है सप्लाई साइड, तो इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश जो है वो यहाँ पे रहेगा। और इंट्राडे में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक आता है, 627 के करीब आता है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 622 का टारगेट रखना होगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 630 का। ओवरऑल अगर विश्वमोहन जी देखा जाए कि इस बार कहाँ पे थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में हो सकता है कि 610 के करीब यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। तब तक मुझे लग रहा है कि जो गिरावट है ये रह सकता है। कह सकते हैं कि हायर सेलेक्ट राइज की स्ट्रैटेजी जो है इस काउंटर में एप्लीकेबल है। दिव्या, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि कॉपर को बेचकर ही जाना चाहिए? हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ सारे एक्सपर्ट के साथ। कॉपर में जो अभी जो ट्रेंड है वो सेलिंग का ही है। एक तो डॉलर इंडेक्स जो 20 साल के हाई पे है, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट जो है काफी वीक हो गया। हमने कल सारे के सारे बेस मेटल में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली। साथ ही चाइना में जो कोरोना कंसर्न्स है वो भी काफी बढ़ गए। अभी वहाँ पे जो सब वेरिएंट आया है उसमें वो लोग बोले कि वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो वहाँ पे जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना अगर वापस से फॉलो करता है तो डिमांड जो है कमी होगी। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 626 के अराउंड अगर कॉपर आता है तो वहाँ पे हम सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 630 का लगाए और टारगेट हम नीचे में 620 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट भी हम सेल करके चल सकते हैं। 207.50 का
लेवल लगा था तो वहाँ पे सेल करें। स्टॉप लॉस हम 209 का लगाए और नीचे में टारगेट हम 205.50 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट तो हिट हो चुका है, 622 का लेवल तो आ चुका है। क्या वापस से ऊपर में ही दोबारा री एंट्री की सलाह आप दे रही हैं कॉपर में? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी विश्वमान जी। यहाँ पे एक पुल बैक अभी 627 आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 624-25 आए तो वहां पे सेल करना चाहिए। 620 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 627.5 का लगा के चलना चाहिए। और दूसरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे विश्वमान जी बन रही है, ये एल्यूमिनियम है, क्योंकि क्रूड में भी सेलिंग है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है दोनों कमोडिटी। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी 206 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 204 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 260 रुपए का लगा के चल सकते हैं। तो दो कमोडिटी में यहाँ पे सेल कॉल रहेगी बेस मेटल में। ओके मैम, इसका भी टारगेट हिट हो चुका है, एल्युमिनियम भी 204 के आसपास ही है। क्या इसको भी डाउनवर्ड रिवाइज करेंगी आप? जी विश्वमान जी, काफी तेजी से ये फॉल आई है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे 204 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 202.50 एक यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, उसको इस्तेमाल करना होगा हमें टारगेट साइड में। और यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 206 रुपए 25 पैसे का। ओके चलिए, ये नई कॉल है वंदना जी की तरफ से। किशोर सर, आप जिंक का, मुझे याद है 2 हफ्ते पहले जब आपसे बात हो रही थी, हालांकि आप सारे ही बेस मेटल्स में बिकवाली की सलाह दे रहे थे, लेकिन जिंक 279 के आसपास था। उन्होंने कहा कि जिंक सिर्फ मैं नहीं बेचना पसंद करूंगा। क्या आज आप जिंक बेचना पसंद करेंगे? के लिए जिंक अभी भी बेच सकते हैं। सी बट अगेन आप देखेंगे तो बाकी बेस मेटल से कंपैरेटिवली जिंक इतना गिरा नहीं है। आज भी 270 268 के आसपास ही है। तो मेरे हिसाब से जिंक अभी बिकवाली कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर उछाल आता है 273 इज ए कंफर्टेबल लेवल बिकवाली करने के लिए। 268 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। अदर देन दैट आई थिंक कॉपर एक जो है अच्छा सेलिंग लेवल्स हो सकता है। अगेन एक चीज मैं ध्यान देना चाहता हूं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स 35% से लेके 40-50% तक गिरावट देख चुके हैं। बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी इसमें डिस्काउंट हो चुका है। तो यहाँ से जो आपका जो उम्मीद है ना डाउन साइड का, वो थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 620 के आसपास तक कॉपर में गिरावट अभी भी देख सकते हैं, बट एनीथिंग बिटवीन 560 570 कॉपर बॉटम आउट होने का आशंका है। तो आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ से 7-8% डाउन साइड है। तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है वो बदलने का समय आ गया है, मे बी अगले 1-2 महीने में। यानी 1 से 2 महीने का अगर व्यू है तो अब 6 से 7%, 8% तक मैक्सिमम गिरावट यहाँ से और आ सकती है। तो अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। ये इंट्राडे के लिए सलाह नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए है। हल्की, बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट की नहीं है, तो 7-8% गिरावट आ जाए फिर आप खरीदारी की पोजीशन अब धीरे धीरे बना सकते हैं। किशोर सर, एक चांदी भी आप मेटल की बात कर रहे थे, काफ़ी टूट चुकी है। चांदी भी वह ऐसा ही काउंटर है जहां पर काफ़ी गिरावट आ चुकी है। क्या लग रहा है किस लेवल पे खरीदारी करें? पिछले हफ्ते कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने 54,000 55,000 के आसपास उन्हें लगता है कि वहां से चांदी नीचे नहीं आएगी। आपको क्या लग रहा है चांदी में? अगर रुपी डिप्रिसिएशन को हम लोग अगर काउंट नहीं करते हैं तो करंट लेवल्स आर इक्वल टू समवेयर अराउंड 43-44,000 के आसपास का करंट लेवल्स होना चाहिए। जो रुपी का जो गिरावट है वो आपको अभी भी जो चांदी को 56,000 के आसपास दिखा रहे हैं। सो इंट्राडे में यस 56,600 के आसपास इसमें बिकवाली करके चले। डाउन साइड में आपको 55,900 के आसपास का टारगेट हो सकता है। बट आप जहां आप मुझे बॉटम की जो बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली बॉटम मेरे हिसाब से 52,000 से लेके 49,000 के बीच में कहीं ना कहीं वो 2-3 हजार का जो रेंज में मुझे बॉटम आउट जो लगता है सिल्वर में। वर्णा जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर के लिए, ट्रेडर्स के लिए क्या है आज? मुझे सिल्वर में लग रहा है कि सेलिंग करके चलना चाहिए। 56,400 के करीब टारगेट यहाँ पे 55,900 का रखना होगा। मुझे लग रहा है 56,000 ब्रीच करना चाहिए यहाँ पे। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 56,750 का लगा के चलना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी थोड़ा सा फॉल जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, भले ही थोड़ा सा रेंज में हो, लेकिन नीचे की तरफ एक बार हम 50,200 आता हुआ देख सकते हैं। तो सेलिंग है दोनों ही काउंटर में यहाँ पे। दिव्या, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है सेल करके जाना चाहिए इंट्राडे के लिए, या आपकी कॉल अलग है? पर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड अभी सेलिंग में ही है, पर इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हम देखें तो काफी ओवरसोल्ड है। बाकी घरेलू बाजार में अभी गोल्ड में ज्यादा सेलिंग देखने नहीं मिला क्योंकि रुपया जो है काफी कमजोर हो गया है। पर कॉमेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 महीने के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड अगर एक बार 50,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम नीचे में 50,430 का लगाए और टारगेट हम 50,750 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भी 2 साल के लो पे है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर रेशियो की बात करूँ तो 2 साल के हाई पे है 92 के करीब। तो सिल्वर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल पे। तो सिल्वर भी हम बाइंग कर सकते हैं अगर 56,600 के ऊपर सस्टेन। तो अपन ये लेवल जो है कॉल है मेरा इंट्राडे के हिसाब से ही है। स्टॉप लॉस हम नीचे में 56,000 का रखे क्योंकि प्राइसेस जो है ये लेवल काफी टाइम से ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है और टारगेट हम 57,300 का लगा सकते हैं। अब इस बीच रुपया भी जो कल का जो रिकॉर्ड हाई था उसी के एग्जैक्टली उसी लेवल पे 79.66 के लेवल पर है। रुपए में यहाँ से और गिरावट दिख रही है। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है? रुपए का जो गिरावट है आई थिंक शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि कंटिन्यू करेगा। 80 रुपीस पर डॉलर का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली अहम है। थोड़ा बहुत डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि 81 के करीब करीब हम लोग शॉर्ट टर्म में पहुंच सकते हैं, बिकॉज ग्लोबली डॉलर को चैलेंज करते हुए कोई करेंसी टिक नहीं पा रहे हैं। आप यूरो देख रहे हैं काफी कमजोर है, पाउंड देख रहे थे काफी कमजोर है, एनी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज काफी कमजोर है। तो मुझे नहीं लगता है कि रुपये कुछ आउट परफॉर्म कर पाएगा यहाँ पे, और इसका बिकॉज अगर 80 अगर एक बार ब्रेक करता है, थोड़ा बहुत जो फास्ट मूव आ सकता है, 1 रुपए 1.5 रुपए ₹1.25 के आसपास का मूवमेंट आपको जो स्टॉप्स ट्रिगर हो सकता है, उसके वजह से बड़ा मूवमेंट एक साथ अचानक आ सकता है। ओके, तो ये भी है रुपए पर। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉटन में इंटरनेशनल मार्केट में फिर से काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वरना जी, क्या लग रहा है कॉटन में, क्या एमसीएक्स पर भी यहाँ से गिरावट और दिख रही है आपको? विशुमन जी, इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आई वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है एमसीएक्स में, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक दबाव जो है वो कॉटन में बने रहना चाहिए, और जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है एक बार 41,500 तक आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो अभी 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा, और टारगेट यहाँ पे 41,500 पे रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एमसीएक्स में थोड़ी सी लिमिटेड यहाँ पे डाउन साइड रहेगी, क्योंकि आईस में पहले भी हम एक शार्प फॉल आता हुआ देखे थे, लेकिन हमारी मार्केट ने वो रिफ्लेक्ट नहीं किया था। रदर ज्यादा फॉल जो है वो मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 38,000 देखने को मिलेगा। केक, हालांकि कॉटन केक में उस तरह की तेजी भी नहीं आई थी, ये तो लगातार कमजोरी है। क्या करना चाहिए? 2600 के आसपास है आज एनसीडीएक्स पर, यहाँ से तेजी आपको दिख रही है क्या? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और दबाव जो है, क्योंकि कॉटन में भी एक फॉल है तो रिफ्लेक्ट करेगा आज के दिन में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2610 जो है वो एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 2550 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 2640 का हम लगा के चल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की बहुत ज्यादा इसमें गिरावट आई है, लेकिन 2400-2450 एक लेवल रहेगा जहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेट कर सकती है और सपोर्ट ले सकती है ये कमोडिटी। ओके, तो कपास कली पे ये भी हुआ है। मैम फटाफट से अब आप बता दीजिए मसालों में कोई एक काउंटर जो आपको आज पसंद है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग जो है फिर से रहेगा। 7960 पे बाय करना चाहिए। 8080 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7890 का लगा के चल सकते हैं, और मुझे लग रहा है जो भी अभी गिरावट आई है उस पर फिर से एक बार बाइंग आ सकता है। शुक्रिया वन्ना जी आपका, किशोर सर आपका, और दिव्या आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा ही आउटलुक समझा, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन